अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक है वो रिलेटेड है ग्रेविटेशन से एंड द टॉपिक रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। और टॉपिक नंबर 1 है और ये डेरिवेशन पेपर में भी आती है और इसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि ये लॉ जो है पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, चाहे अर्थ हो या कोई भी प्लैनेट हो, स्पेस हो, तमाम प्लैनेट्स पे, तमाम स्पेस, पूरी यूनिवर्स में ये न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल है। इसलिए हम इसको दूसरे नाम से जाने जाते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। प्रपोज किया था न्यूटन ने 1687 में, और न्यूटन आपको पता है इंग्लैंड के थे। तो पढ़ते हैं इन्होंने क्या कहा। अब इन्होंने कहा था कि स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वेल एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स। तो स्टूडेंट्स, इस लॉ के दो पार्ट्स। पहला पार्ट तो यह है कि दुनिया में कोई भी दो चीज़ें हों, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हों, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी न किसी फोर्स के साथ। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई, which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अब समझें इसको। अब लेट से ये दो आपके सामने मासेस हैं, एक का मास है m1, ये आपके सामने दो ऑब्जेक्ट हैं, और दूसरे का मास है m2। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बड़ा है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ छोटा है। ठीक है, अच्छा ये दो ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो मैंने बताया आपको कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो ये पहला ऑब्जेक्ट जो है ये लगाएगा दूसरे पे फोर्स, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये लगाएगा पहले पे फोर्स। आपके सामने लिखा हुआ है F1। F1 का मतलब पहला ऑब्जेक्ट जिसको हमने, जिसका मास हमने m1 लिया है, तो वो फोर्स लगा रहा है F1 दूसरा ऑब्जेक्ट पे, और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है वो फोर्स लगा रहा है F2 दूसरा ऑब्जेक्ट पे। तो जितने ज़्यादा मासेस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, फोर्स होगी। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो एट्रैक्टिव फोर्स है, ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस का मतलब यहाँ पे हमने दो मासेस लिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, अच्छा 3 मास होते तो m3 भी आ जाता, 4 मास होते तो m4 भी आ जाता। पहली रिलेशन तो ये बन गई कि मास की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू खुद ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे कह रहे हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो फोर्स है ना, फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है मासेस के, बट ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस का स्क्वायर को। अच्छा, रेडियस को हमने यहाँ डिस्टेंस बोला होता, एक ऑब्जेक्ट से लेके दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वैसे तो हम डी भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में आर लिखा हुआ है तो आप आर ही लिखिएगा, लेकिन कुछ बुक्स में डी भी लिखा होता है। तो यहाँ पे दो रिलेशंस बन गई। फर्स्ट रिलेशन इज बिटवीन फोर्स एंड मासेस, और दूसरी रिलेशन बनी है फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान। पहली रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन कि मास बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगी, और दूसरी रिलेशन है इनवर्स रिलेशन कि रेडियस बढ़ाने से फोर्स कम होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये दो रिलेशन बताई न्यूटन ने। दोबारा पढ़ लेते हैं कि दुनिया में हर दो चीज़ें आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करती है किसी न किसी फोर्स के साथ, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आपको पता है ये दोनों रिलेशन है, इन दोनों को अपन कराएंगे कंबाइन, तो यहाँ लिख लेते हैं कंबाइनिंग। अच्छा, इक्वेशन नहीं है, ये है रिलेशन, रिलेशन 1 एंड 2। अब कंबाइन का मतलब क्या है, ये दो दफ़ा है लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लिए एक दफ़ा लिख लें। प्रोपोर्शनलिटी का साइन दो दफ़ा लगा हुआ है तो आप एक दफ़ा लिख लें। अच्छा, यहाँ पे दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं तो आपको दोनों लिखना पड़ेगी। ऊपर लिखना पड़ेगा m1 m2, और नीचे लिखना पड़ेगा रेडियस का स्क्वायर। और आपको एक और चीज़ पता है फिजिक्स में कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है तो आपके पास दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है इज इक्वल्स टू, और दूसरी चीज़ आती है कांस्टेंट। ठीक है, और बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है कांस्टेंट कौन सा अल्फाबेट यूज करें। अब चूंकि यहाँ बात हो रही है कौन सी फोर्स की, यहाँ बात हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो जो कांस्टेंट यूज होगा वो यूज होगा कैपिटल जी। अब कैपिटल जी क्या होता है, अब सुने इसको। कैपिटल जी बेसिकली इसको हम कहते हैं
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जिस तरह स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, कूलम कांस्टेंट होता है, इसी तरह जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जी की वैल्यू जो होती है याद करनी पड़ेगी आपको, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि हु फाउंड द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू किसने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से निकाली थी। तो याद कर लें, जी की वैल्यू को जो निकालने वाले हैं वो हैं हेनरी कैवेंडिश, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसी तरह फिजिक्स में भी इनका कंट्रीब्यूशन है। जी की वैल्यू इन्हें बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा लॉ जो है ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो ये फोर्स है इसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, और जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 है पहला मास, m2 है दूसरा मास, और रेडियस का मतलब है दो मासेस के दरमियान डिस्टेंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी मैंने ऊपर बताया कि हर दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, कि सही है। तो मैं अगर बैठा हूँ, मेरे सामने एक और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन क्यों नहीं कर रहे? तो इसका जवाब ये है कि जो जी की वैल्यू है ना, ये बहुत छोटी है। देखें ना, पावर क्या है, -11, तो बहुत छोटी है, इसीलिए कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती। इसके अलावा एक और लॉजिक इसका ये है कि खाली यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसके अलावा और भी फोर्सेस हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जैसा कि फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डेफिनेटली स्टडी द मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ का जो ताल्लुक है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप मास ऑफ अर्थ देखेंगे। तो इसको हम ऑब्जेक्ट दोबारा पढ़ लेते हैं, अब वीडियो को हम खत्म करते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दुनिया में हर दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडीज एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। और वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मासेस के प्रोडक्ट के। याद कर लें, पहला जो आपका रिलेशन है वो फोर्स और मास का है, और दूसरा रिलेशन है फोर्स और डिस्टेंस का। जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप दो बॉडीज़ के दरमियान बढ़ा देंगे, उतनी ज़्यादा फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस दोनों कौन से प्रोपोर्शनल हैं? दोनों जो प्रोपोर्शनल है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर इसका दूसरा नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मास ऑफ अर्थ की। टिल देन, अल्लाह हाफिज। कुछ चीज़ आप